अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं शम्स तबरेज़ कासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। असम में पुलिस ने जिस तरीके से आतंक किया है, बेगुनाहों और निहत्थे लोगों पर फायरिंग की है, पूरी दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि 0 पॉइंट से कहीं पर पुलिस के लोग, आर्मी के लोग निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन असम में यह हुआ है, और जिन लोगों पर हुआ है उनकी जमीन है, उनके घर है। पहले उनके घर को तोड़ा गया, दूसरी जगह जमीन देने का वादा किया गया, सरकार ने कुछ नहीं किया, और उसके बाद जब उन लोगों ने अपने खिलाफ विरोध किया, अपने हक पर कायम रहने की कोशिश की, तो पुलिस ने गोलियों से उन्हें भून दिया। ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि असम में क्या हो रहा है, असम के हेमंत सरकार की प्लानिंग क्या है, क्यों मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, उन मुसलमानों के घर दोबारा उन्हें कैसे वापस मिलेंगे, उनके मसाइल कैसे होंगे, और क्यों बार बार मुसलमानों का असम में टारगेट किया जा रहा है, आइंदा और क्या कुछ हो सकता है, और कैसे इसका हल निकाला जाएगा। सारी चीजों पर तफसील से बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा साहब से। पराचा साहब, मिल्लत टाइम्स में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। सबसे पहले बताइए कि असम में जिस तरीके से पुलिस ने गुंडागर्दी की है, दहशत गर्दी की है, और 0 पॉइंट से गोली मारी है लोगों को, ये सब क्यों हो रहा है असम में? देखिए, मनुवादी जो सोच है और आरएसएस की जो सोच है, वो आजकल जो ट्रेनिंग ले रही है वो इजराइल से ले रही है। तो आप लोग फिलिस्तीन में यही तमाशा देख रहे हैं, इसी प्रकार का, इसी तरीके का जो जुल्म और ज्यादती है, लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाला जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। तो फिलिस्तीन में यही सब चीज़ें हैं, और आरएसएस जो है वो ट्रेनिंग लेती है, आजकल मोसाद से ही ट्रेनिंग ले रही है। तो जो काम वो कर रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये आरएसएस ने जो मॉडल, जो असम में मॉडल इख्तियार किया जा रहा है, वो एग्जैक्टली वही मॉडल है। तो इसीलिए जो अहम बात है, जो सीए एनआरसी का भी प्रोटेस्ट हो रहा था, जो सीए एनआरसी की भी जो अगली कार्रवाई थी, जिसकी वजह से इतने बड़े जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुए पूरे मुल्क में, ये एक उसी कार्रवाई का हिस्सा है, जिस कार्रवाई की तरफ हम लोग इशारा कर रहे थे, और जिस कार्रवाई से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम और ओबीसीज को आगाह कर रहे थे कि कल सीए एनआरसी की वजह से ये आपके साथ होने वाला है। तो ये उसी की कार्रवाई है जो सीए एनआरसी के बाद सरकार करना चाहती थी। असम उसका एक रोल मॉडल है, जो पूरा मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम समाज के और माइनॉरिटीज़ के लोगों को और ओबीसीज के लोगों को इसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसी तरीके से उनकी हत्याएं की जाएंगी और उनको घरों से बेघर किया जाएगा। यही काम शेड्यूल ट्राइब्स के साथ ही बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हुआ, और उड़ीसा में अभी भी हो रहा है। और आप देखेंगे कि इस तरह की घटनाएं जो हैं शेड्यूल ट्राइब के साथ और मुसलमानों के साथ तो बहुत बड़े लेवल पे हो ही रही है। तो क्या ये जो एनआरसी पूरे मुल्क में लाने की प्लानिंग है, उसका एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, अगर पूरे मुल्क में एनआरसी लाई जाती है तो कैसे उनके घरों को छीनना है, जमीनों को छीनना है, उसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या वहाँ? यही तो असम उसका एनआरसी और जो सीए एनआरसी का एक, जिसको कहते हैं ना, वो टेस्टिंग ग्राउंड था। और हम लोग इसी चीज को बता रहे थे कि सीए एनआरसी के बाद यही होगा, लोगों के घर छीने जाएंगे, लोगों को धक्का दे दे के निकाला जाएगा। और किन को निकाला जाएगा? जबरदस्ती गोलियां चला के जो भारतीय हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे लोग वो हैं जिनका एनआरसी में नाम आया है, असम की रजिस्टर में नाम आया है। लेकिन यही तो बात है, भारतीयों को ही विदेशी बताकर किसी भी बहाने से उनको उनके घरों से निकाला जाएगा, उनकी नौकरियां छीनी जाएंगी, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी, उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। ये उसी कार्रवाई की अगली कड़ी तो है। इसी चीज का हम वार्निंग दे रहे थे सबको, और वो इम्प्लीमेंट करना इन्होंने असम में शुरू कर दिया है। और लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर कहूँगा कि जो हमारे कायद हैं, अगर वो अब भी इस बात को नहीं समझेंगे तो मेरे ख्याल से आज और कल और हर दिन जो गुजर रहा है उससे देर होती जा रही है। हमें सबको, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज को खास तौर पे और ओबीसीज को खड़े होना चाहिए और इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उन अफसरों के खिलाफ। और यहाँ तक कि हेमंत बिस्वा जो अभी जो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर,
वो खुद जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि वो इस कॉन्स्पिरेसी में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। उनका सगा भाई वहां पे एसपी था, तो उनके ऊपर ही हत्या का मुकदमा लगना चाहिए इस केस में। असम में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ब्रेक हो गया है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसके लिए हम सबको वहां पे एक बड़ा एजुटेशन लॉन्च करना चाहिए, असम में भी और दिल्ली में। असम का केस अब फिट केस हो गया है, जहां पे मुख्यमंत्री खुद अपराध के लिए अपने सगे भाई से अपराध करा रहा है, मर्डर्स करा रहा है। ये किसी भी हद तक जो जाया जा रहा है अपराध करने के लिए, ये एक घटना वैसी है। तो असम में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर एकदम जद्दोजहद करनी चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। राजा साहब, जो अपडेट आ रहे हैं वहां के लोग कह रहे हैं कि वो लोग बात करने गए थे कि आप हमें यहाँ रहने दीजिए, हमारा घर, हम कहाँ जाएंगे। तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें जो ऊपर से ऑर्डर हुआ है वही करेंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी जाती है। अच्छा, ये लोग सारे सबूत इनके पास मौजूद थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जमीन है, जो मेन विवाद है जमीनों को लेकर के, उस जमीन के कागजात इनके पास मौजूद है। ये रसीदें कटा रहे थे, ये टैक्स जमा कर रहे थे, और इन्होंने खरीदा था, हिंदुओं से जमीन खरीदा था। फिर उन जमीनों को छीन लेने का मतलब क्या बनता है? अगर असम में ऐसा हुआ है तो इसका मतलब कहीं भी ये ताकत की वजह से किसी की जमीन छीन लेंगे और कहेंगे हमारी सरकार की जमीन है। ये कब कह रहे हैं सरकार की जमीन है? वो तो कह रहे हैं कि इलीगल कब्जा है, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। वही ना, इलीगल कब्जा बताया जा रहा है, और ये अपने आप में, वही तो मैं कह रहा हूँ, जुर्म है। और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस जुर्म में मुलव्विस है, 120 भी उन पे लगनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि उन्होंने सबसे पहला कारनामा अपने खुद के सगे भाई से अंजाम दिलवाया है। नहीं, ट्वीट करके तो तारीफ कर रहे हैं पुलिस की, कि हम पुलिस की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं, तो ये तो मुलव्विस है ना, यही तो 120 भी में, इसीलिए तो कह रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन? सेंटर में इनकी सरकार है, वहां उनकी सरकार है, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? भारत का संविधान, भारत का अदलिया। लेकिन अब क्या कर रहा, आप वकील है, जब एनआरसी का मामला चल रहा था तब उस वक्त भी असम जा रहे थे, चीजों को देख रहे थे, कुछ केसेस भी आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। अभी जो मामला है उन तमाम चीजों से आगे बढ़ गया है और पूरे हिंदुस्तान में खौफ की लहर हो गई है। क्या करने जा रहे हैं आप इस मामले को लेकर के? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि एक जहती हो SC ST माइनॉरिटीज और OBC में, तभी इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकलेगा। आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो जमीनें कब्जा हो रही हैं, जो सरकारें लाल किले तक जो है किसी और प्राइवेट पार्टी को दे सकती है, किसान क्यों एजिटेशन कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे आप समझिए, यही काम कल पूरे देश में सब किसानों के साथ होने वाला है। चाइना जो है वो यही काम ऑस्ट्रेलिया में कर चुका है। वहां की जमीनें वहां के किसानों से खरीद कर उनको पहले किसी ना किसी बहाने उस पे मतलब उनको लोन देकर या उनको किसी भी लालच में फंसा के उनकी जमीनें कब्जा कर रहा है चाइना, अलग अलग मुल्कों में जाके। हमारे देश में भी अडानी अंबानी इसी काम पे लगे हुए हैं कि वो किसानों के साथ पहले कुछ वो करेंगे, मुआहदे करेंगे उनकी खेती खरीदने का, उसके बाद उनको अपने जाल में फंसा के उनकी जमीनें अपने नाम करवाएंगे। और वो चाइना की बहुत सारी कंपनियां पूरे दुनिया में इस काम पे लगी हुई है। उसी काम को हमारे देश के भी जो कुछ मोदी जी के और RSS और बीजेपी के क्लोज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसी काम पे लगे हुए हैं, और पूरा देश का किसान इसके खिलाफ खड़ा है। तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, ये काम पूरे मुल्क में होगा। NRC के टाइम भी हम बोल रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ तो ये सिर्फ शुरुआत में टेस्ट करते हैं फॉर्मूला, लेकिन वही काम सारे किसानों के साथ होना है, वही काम मुल्क के सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs के साथ होना है, सब माइनॉरिटीज के साथ यही काम इस सरकार को करना है। तो उसको रोकने के लिए सब लोगों को इकट्ठा होकर बड़े लेवल पे एक एजिटेशन भी करना चाहिए और कोर्ट की कार्रवाई भी करनी चाहिए, जो कि अभी वहां के लोग, कुछ लोगों ने हमें अप्रोच किया है। अगर वो हमें कहेंगे तो हम असम जाके भी इसके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, हत्या का और लूटमार का। और ये सब तो जबरन कब्जे है ना, इसका कोई कानूनी बुनियाद नहीं है, ये जबरन कब्जे हैं, ये प्योरली अपराध है, जुर्म है, क्रिमिनल एक्ट है। तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हाईकोर्ट के जरिए चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, उनके जो भाई हैं SP साहब उनके खिलाफ कराएंगे, और जितने अफसर वहां पे मौजूद थे, जितने अफसर उसके ऊपर जिस फाइल पे साइन किए, चाहे वो DM हो या दूसरे अधिकारी हो, वो सब इसमें जेल जाएंगे और उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होगा।
मुख्यमंत्री पराशर साहब जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा, ये कांग्रेस से आए हुए हैं। कांग्रेस के पिछली सरकार में तकरीबन 15 साल ये लगातार मिनिस्टर रहे और 2015 में बीजेपी में शामिल हो गया और अब बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया है। इनकी सोच गांधी वाली थी, 15 साल कांग्रेस में थे, शुरू से कांग्रेस में रहे और अब बीजेपी में आकर इतना बदल कैसे गए? क्या पहले से नहीं आरएसएस वाली सोच थी या बीजेपी में ऐसा हुआ? आखिर एक बीजेपी आरएसएस का बंदा होता है तो सोचा जा सकता है कि चलो उसकी जहनियत वही है, लेकिन जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस में गुजरी है, कांग्रेस ने जिनकी सियासी तरबियत की है, वो ऐसा कैसे जो जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी पीछे छोड़ दिया है? अभी तो रेस चालू है, कौन किसको पीछे छोड़ेगा ये तो अभी आप देखेंगे। अमित शाह जी अपने आप को सबसे बड़ा एस्टेब्लिश कराना चाहते हैं, लीडर योगी आदित्यनाथ अपने आप को कराना चाहते हैं। ये तो सब प्रधानमंत्री की दौड़ चल रही है ना, कि मोदी जी जब हटाए जाएंगे तो कौन आएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन बुनियादी जो सवाल आपने पूछा वो ये है कि आरएसएस के बारे में पूछा। अगर जहनियत होती तो इस देश में दो ही जहनियतें हैं जो अम्बेडकरवादी नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। सब आरएसएस के हैं, वो सब मनुवादी मानसिकता के। दो ही तो मानसिकता है देश में, एक मनुवादी और एक अम्बेडकरवादी। जो संविधान को मानते हैं वो अम्बेडकरवादी, जो संविधान को नहीं मानते वो मनुवादी। ये दो धाराओं के बीच में संघर्ष जारी है। तीसरी बात, हम बार बार इस बात को कहते आए हैं कि मनुवादी मानसिकता के लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी में वो अपना चोला उतार के कब अपने असली रंग में आएंगे, ये सिर्फ फर्क है। फर्क थोड़ी है कुछ, हर पॉलिटिकल पार्टी में। कांग्रेस में कम है क्या मनुवादी? भरे पड़े हैं। किस पार्टी में नहीं है? आप किस पार्टी? नमूना तो मौजूद है, लोगों ने देख लिया, दुनिया ने नमूना। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना। तो मनुवाद और अम्बेडकरवाद दो ही चीजें हैं, इसके अलावा हमारे देश में और कुछ नहीं है। तो तय कर लेना चाहिए कि ये वादी अगर व्यक्ति, हेमंत बिस्वा शर्मा कभी भी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। अब वो नहीं है तो दूसरा ऑप्शन तो वही है जो है वो। मतलब आप गांधीवादी को बचाना चाहते हैं किसी तरह से, अम्बेडकरवादी और मनुवादी में तफरीक बचाना नहीं चाहता हूं मैं तो, बल्कि तनकीद कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि अम्बेडकरवादी जो नहीं है वो सब मनुवादी हैं। अब आप मेरे मुंह से डायरेक्ट क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि कौन अम्बेडकरवादी नहीं है? गांधी जी के बारे में अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है वो सबको पढ़ना चाहिए। अम्बेडकर साहब ने बहुत लंबी टिप्पणी की है गांधी जी के बारे में, तो वो पढ़ें आप। तो वो अम्बेडकरवादी नहीं थे गांधी जी, सीधी सी बात है। खैर, असम में जो कुछ हुआ है और दिल्ली तक उसमें हलचल है, मुस्लिम लीडरशिप में कोई बेचैनी नहीं। पिछले दिनों भी हम लोग इसी पे बातचीत कर रहे थे कि बहुत ज्यादा जरूरत है एक मुस्लिम इत्तेहाद की, एक अलायंस की। ऐसे जब भी कोई मसले आते हैं सियासी प्रेशर बनाया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आपने पिछले दिनों कोशिश की थी, मीटिंग बुलाई थी, मैं भी वहां मौजूद था। वो मामला कहाँ पहुंचा है? और ऐसे मौका पर जब एक तरफ मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी होती है, वैसे ही घर पर हमला होता है, असम में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अभी मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि वहां दो मुसलमान जा रहे थे, गौ मांस के शक में उनकी पिटाई की, फिर जुलूस निकाला और मार्केट में मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन करके तोड़ दिया। और ऐसे दसियों वाकयात रोजाना पेश आ रहे हैं, सब वाकयात कवर तक नहीं हो पा रहे हैं। इसका हल क्या है? आपने कोशिश भी की थी मुस्लिम लीडर से इकट्ठे हो, लेकिन आगे पेशरफ्त नहीं नजर आ रही है। देखिए, हमारा काम है कोशिश करते रहना, मेहनत करते रहना, और मैं जब तक मेरे बदन में खून का एक भी कतरा बाकी है मैं इत्तेहाद के लिए काम करता रहूँगा। ना सिर्फ मुस्लिम क़यादत के लिए बल्कि SC ST और OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ की भी इत्तेहाद के लिए मैं काम करता रहूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी की है। मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी क़यादत से सवाल करने चाहिए, और अगर क़यादत के ऊपर दबाव बनेगा तो शायद वो जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें सब कायद जो हैं, जितने हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो भी इस बात को महसूस करें कि जो आवाम है वो भी यही चाहती है जो हम कोशिश कर रहे हैं। और हमें भी तो आवाम से ही पता लगी है ये बात। हमें भी जहाँ जहाँ हम पूरे मुल्क में जाते थे, असम में, केरल में, आंध्रा में, सब जगह, मतलब सब जगह जहाँ भी गए, सब ने हमसे ये हर जगह ग्रास रूट पे मुसलमानों ने ये गुजारिश की और हमसे बहुत आजीज़ी से कहा कि आप क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी रिस्क ले रहे हो, इतना ज़्यादा खतरा मोल लेके और इतनी अच्छी बातें बताते हो, तो आप कम से कम ये कोशिश करें
इसीलिए तो हम मौलाना वली रहमानी साहब के पास गए थे कि किसी भी तरीके से सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि सब मिलके कर सके। तो मैं आपके जरिए से ये भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ मुस्लिम आवाम से खास तौर पे कि अपने हर एक लीडर को ये गुजारिश करें कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, उसमें वो क्या कर रहे हैं हर एक से ये सवाल पूछा जाए तो तभी अच्छा होगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी इत्तेहाद की बात करे, और इत्तेहाद सिर्फ कोई पॉलिटिकल काम के लिए नहीं होना चाहिए। आज जो ये जुल्म हो रहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी पे, ये आसाम में हो गया, तो हम इत्तेहाद करके क्यों वहां नहीं कर रहे कुछ? क्यों हम सब नहीं जा रहे वहां पे? क्यों हम सब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे? क्यों हम सब मिलकर एक प्रदर्शन नहीं कर रहे? सिर्फ बयान दे दे के हम लोग घर बैठ जाते हैं या एक ट्वीट करके घर बैठ जाएं, तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है। तो आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं, कोई भी अपने आप को अगर मुस्लिम क़यादत में कहता है तो उससे ये सवाल करें कि आप इन चीजों के लिए क्या कर रहे हो। ये नहीं कि हम कल इलेक्शन होगा तो हम इलेक्शन जीतेंगे तो तब करेंगे, तब तो कुछ करेंगे। आज जिस हैसियत के हैं, मैं अपना एग्जाम्पल देके ही कह रहा हूं कि मैं जिस भी हैसियत पे हूं, मैं हर जगह जाके कोर्ट केस भी करने की कोशिश करता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं दिन रात जाग के और मेहनत करके ये करने की कोशिश करता हूँ। खुद जाके मुजाहिरों में भी शामिल होता हूँ, हालांकि वो बहुत बड़ा खतरा है मेरे लिए। मेरे पीछे तो कितने लोग पड़े हैं पूरे मनुवादी, मुझे कभी भी कहीं भी निशाना बना सकते हैं, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, ग्राउंड पे जाना पड़ता है, एहतजाजों में जाना पड़ता है, पब्लिक मीटिंग्स में जाना पड़ता है। लेकिन हमें जब तक हमारी सरकार नहीं बन रही SC ST OBC और माइनॉरिटीज की, तब तक हमें कानून के जरिए से, एहतजाज के जरिए से, एक प्रोटेस्ट के जरिए से, पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? मुझे तो सोच सोच के हैबत आती है, क्यों नहीं कर रहे? क्या हो गया? करना चाहिए। पब्लिक में इतना 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 ज्यादा जोश है, जज्बा है, जो आवाम है उसमें एकदम बेदारी है। क़यादत को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी अब मैं चाहता हूं कि आवाम अपने हाथों में ले और मजबूर करे हमारे सारे जो लीडर्स हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आए। हम किसी को भी लीडर मानने को तैयार हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे आके एक कुछ कार्रवाई तो करें इन जुल्मों के खिलाफ। कुछ कार्रवाई मेरे ख्याल से तो नहीं हो पा रही। बिल्कुल, बहुत अहम बात है, आपका दर्द भी छलक रहा है और एक ज़रूरत है कि सारे लीडर्स एक साथ आए, एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बने। सियासी समाजी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप आपस में बिखरी हुई है, इकट्ठे नहीं आ रहे, शायद आगे के हालात का जायज़ा नहीं ले पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। असम में अगर हम दोबारा चले तो असम का जो एरिया है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, नदी के किनारे लोग इस वक्त आबाद है, मदद की उन्हें जरूरत है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, और जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। वो जो पत्रकार है राजा साहब, आप दलितों को SC ST को लाने की हमेशा बातें करते हैं, लेकिन जो फोटोग्राफर जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन का था वो कूद कूद कर के मरे हुए शख्स के जिस्म पर कूद रहा है। इंसानियत इतनी जलील कभी नहीं, मतलब इंसानियत के खिलाफ ऐसा मामला। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी OBC समाज से ताल्लुक रखता है। तो एक तरफ OBC को साथ लाने की कोशिश होती है, लेकिन OBC के भी लोग ज्यादातर BJP के साथ होते हैं, और यहीं पर कुछ लोग कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। जब हम लोग ही इत्तेहाद नहीं कर पा रहे तो हमारी नफरत पे ही तो लोगों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है। आप समझिए इस बात को। हमारा रिएक्शन ही ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को एक्सपोज कर सके, मनुवादी मानसिकता को। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? मनुवादी मानसिकता को एक्सपोज करने की हमारी है। तो OBC समाज में आपको कह रहा हूं, OBC समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो है नहीं, शूद्र है, ये बात तो साफ है आप सबको। अब तो कम से कम आपको समझ में आई गई होगी। अब शूद्र होकर भी जो इस प्रकार के काम कर रहा है, जिसको शूद्र माना जाता है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं वो शूद्र कहते हैं उसको, उसके बावजूद भी वो नफरत के रॉ में बह के तो कर रहा है। उसमें कहीं ना कहीं हमारी क़यादत जो है उसकी भी कमी है। हमें एक कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये बात वाज़ेह हो सके कि जो नफरत मुसलमानों के लिए फैलाई जा रही है वो एक फ्रॉड है। नफरत फैला के अपने सारे कारनामों को मनुवादी मानसिकता के लोग छुपा रहे हैं। और OBC को तो वो खुद एक तरह से देखिए कि एक वो चारा है, वो भी उसको क्या फायदा हो गया होगा किसी भी OBC वाले को। आप देखिए रिजर्वेशन OBC की खा गए ये सरकार, मनुवादी मानसिकता, प्राइवेटाइजेशन लागू कर दी। आज भी मैं एक बड़े प्रोग्राम में से आ रहा हूं जो ठेकेदारी प्रथा को हटाने के लिए है।
हमारे देश की सारी नौकरियां प्राइवेटाइज की जा रही हैं। तो ओबीसी समाज का तो सबसे बड़ा नुकसान रिजर्वेशन को जाके हो रहा है, लेकिन वो फिर भी मुसलमानों की नफरत के चक्कर में आके बहुत बड़ा ओबीसी समाज का एक तबका, मुसलमानों की नफरत, जो झूठी नफरत फैलाई जाती है जिसमें मुसलमानों की कोई गलती भी नहीं है, उसको बुनियाद बना के नफरत में आके इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं, नफरत जो भर दी जाती है, तो वो तो खुद बेवकूफ बन रहे हैं ना। आप देखिए उनको क्या मिल रहा है, बिल्कुल नुकसान उनका हो रहा है, बर्बाद कर दिया। देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के साथ तो सीधा तलवार लेके काटा जा रहा है, सीधा उनको तो सीधा मारा जा रहा है, लेकिन ओबीसी समाज को सीधा नहीं मारा जा रहा है, उनको धीरे धीरे इंजेक्शन से उनका खून चूसा जा रहा है। रिजर्वेशन खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, और वो खत्म ही है। प्राइवेटाइजेशन हो रही है कि रिजर्वेशन अगर किसी तरीके से हम लोग बचा भी लें तो नौकरियां ही नहीं बचेंगी। जनरल्स को 10% का रिजर्वेशन दे दिया है ना, तो उन्हीं का तो कोटा कम हुआ। नहीं, जनरल को उधर से भी मिल रहा है और इधर से भी अपर कास्ट को 10% का रिजर्वेशन दे दिया। मैं ये कह रहा हूं, आज तक ना सुप्रीम कोर्ट से ना किसी हाई कोर्ट से एक भी फैसला रिजर्वेशन के हक में नहीं आया है, फिर भी ओबीसी समाज की आंखें नहीं खुल रही। तो आप समझिए ना, वो भी तो मासूम है, वो भी तो इतने मासूम है कि उनको अपना दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है नहीं समझ में आ रहा। तो मासूम है वो, समझिए आप। उनके तो सबसे बड़े दुश्मन है ओबीसी समाज के, ये उनसे तो सेवा कराने का ही तो धर्म है ये। मनुस्मृति तो इनका असल एजेंडा है कि जब भी मौका मिले हमें मनुस्मृति को नाफिज करना है, और मनुस्मृति में मतलब ये कि भाई वो आका है, वो गुलाम है, और वो सारी चीजें जो उनके यहाँ मौजूद है, एसटी और माइनॉरिटीज जो है वो होती ही नहीं है, समाज का हिस्सा ही नहीं होती, वो तो अवर्ण है। हम सब तो एकदम समाज में ही नहीं है। तो जब ये चीज आप देखिए ना, अगर ओबीसी समाज नहीं समझ पा रहा तो उनके लिए हमारी सिंपैथी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या 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 जहालत है। जो लोग उनका गला काट रहे हैं धीरे धीरे, वो उन्हीं के साथ मिलकर इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कौन है? तो मनुवादी मानसिकता का ही है ना, उनका नाम ही बता रहा है। उनका ओबीसी समाज से क्या लेना है? उनका ओबीसी समाज से जो अगर वो अपने धार्मिक विचारों पे चले तो ये मतलब है कि ये हमारी सेवा करने के लिए पैदा हुए, और ये सेवा करेंगे तो इनका अगला धर्म जो अगला जन्म जो है वो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो वो किसी जानवर की योनि में पैदा होंगे। यही तो है ये डरावा। अभी जो मैं वो पढ़ के मुझे हंसी आ रही थी, जो वो पुलिस जो बयान दे रही है कि जन्नत और दोजख का डर दिखा के तो जो मनुवाद है वो क्या डर दिखाता है कि अगली जो जन्म लेंगे आप उसमें जानवर की योनि में पैदा होंगे। ये क्या है? तो ये जो चीजें हैं इसको समझना चाहिए। लेकिन ओबीसी समाज को मैं एक विक्टिम मानता हूं। एक तरफ तो उनका गला काटा जा रहा है मनुवादियों द्वारा, दूसरी तरफ वो दुनिया की नजर में भी इतने बदनाम हो रहे हैं जबकि उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और उन्हें एहसास भी नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है एक्चुअली, कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन है। वो मासूमियत तो यही है ना, मासूमियत की जितने सारे दंगे होते हैं इन लोगों को हथियार देकर आगे भेज दिया जाता है, तो दंगे हो जाते हैं, जेलों में ये बंद होते हैं, और काम फायदा कौन उठाता है? जो बैठे हैं। देखिए जाट समाज जो एक ओबीसी समाज से आता है, वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में वो मुजफ्फरनगर के दंगे कराए इन्होंने और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म कर दिया। ना वेस्टर्न यूपी में अब जाट की कोई वैल्यू रह गई है, ना फिर ना हरियाणा में रह गई है और ना राजस्थान में रह गई है। फायदा किसका हुआ? अब जहां से जाट समाज से लोग एमपी बनते थे वहां पे अब कौन बढ़ रहा है एमपी, देख लीजिए आप। तो ये जो साजिश है, तो हम तो इन्हें मासूम मानते हैं और इसीलिए इनके तय हमदर्दी हमारी जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो तो अपना ही नुकसान, क्योंकि हम इंसाफ मुसावात की बात करते हैं। वलक़द करमना बनी आदम, कि हर बनी आदम, हर इंसान मुअज़्ज़म है, इंसानियत की तकरीम जरूरी है। तो बहरहाल हमारे साथ महमूद पराचा साहब जुड़े थे और हम लोग बात कर रहे थे असम में जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता हुई है, पुलिस का जुल्म हुआ है और जिस तरीके से मुसलमानों पर पुलिस ने फायरिंग की उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और बहुत तफसील से महमूद पराचा साहब ने शुरू में कहा, जान लेना जरूरी है, समझ लेना जरूरी है कि जिन लोगों को, जिन मुसलमानों के घरों को पहले तोड़ा गया, उन्हें बेदखल किया गया, फिर फायरिंग की गई, ऐसा नहीं कि वो जमीन उनकी नहीं थी, बल्कि हुकूमत से ये बातचीत हुई थी। हुकूमत ने कहा था कि हम यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर का प्लान कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आबाद है इन्हें दूसरी जगह जमीन दी जाएगी, इन्हें बसाया जाएगा, 5-6 बीघा जमीनें दी जाएंगे, और यही कहकर उन्हें वहां से हटा दिया गया। पहले दिन लोग खुशी खुशी थे, दूसरे दिन जब वो लोग गए
घरों को खाली कराने। उन लोगों ने कहा कि पहले दिन आपने कुछ दिया नहीं, हम अपने घरों को खाली नहीं करेंगे, हम यहाँ पर रहने दीजिए। तो सरकार ने उन पर फायरिंग कर दी। वो जमीनें उनकी थी, उन्होंने खरीदी थी, 50 सालों से वहां पर वो आबाद थे, जमीन के कागजात उनके पास मौजूद है, उनके पास डॉक्यूमेंट सारे मौजूद है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने सारे हो सकते हैं। और जो ताजा ताजा असम में एनआरसी हुई है, जो शहरियत का सबूत है, उन सब में भी इन सब लोगों का नाम है। इनके बावजूद उनके घरों को तोड़ दिया गया, गोलियां चला दी गई। और अब वो सब लोग इस हालत में रहने के लिए मजबूर है कि कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, छत नहीं है, जगह नहीं है। यहाँ तक कि नदी के किनारे बारिश में पैदाइश तक जच्चा बच्चा का मामला हो रहा है। और प्राचा साहब ने कहा कि असम में एक तरह का तजर्बा हो रहा है। जब असम में उन्होंने देख करके आजमा लिया है कि कैसे लोगों को बेदखल किया जा सकता है, मुसलमानों की जमीन छीनी जा सकती है, तो दूसरे जगहों पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ असम में नहीं, बल्कि असम क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जरूरत है कि इस कदम को रोका जाए। सरकार के या बीजेपी के होने वाले इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जाए। और प्राचा साहब उसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम में भी दावत दी है तमाम मिली समाजी सियासी लीडरों को कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो और कुछ ऐसे हिकमत अमली तैयार करें कि मुसलमानों के दरमियान से खौफ व हरास खत्म हो, वो बेखौफ और इत्मीनान की जिंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया प्राचा साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने तमाम नाजरीन से कि आप सब मिलत टाइम्स के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमारी खबरें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे भी कहेंगे कि मिलत टाइम्स को ट्विटर पर फॉलो कीजिए। प्राचा साहब ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, समाजी मुद्दों को उठाते हैं, आप उन्हें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, आवाज बनिए, बोलना शुरू कीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपकी आवाजें और दबाई जाती रहेंगी। तो बहुत शुक्रिया प्राचा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया। आप सबके अगर इस बारे में कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। प्राचा साहब से सवालात भी आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम दोबारा उन्हें इसी प्रोग्राम में मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।